नमस्ते फ्रेंड, बी एंड अमित क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा वीडियो आपके यहाँ जल्द से जल्द पहुँच सके। कल हमने मगध साम्राज्य के उत्थान के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग शुरू करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। और ये मैंने मगध साम्राज्य के बारे में बताया था उस समय कि कैसे मगध पे मौर्य साम्राज्य का विस्तार शुरू हुआ। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था कि घानानंद को, जो घानानंद वंश का अंतिम शासक था, उसको पराजित किया। तभी से मगध पे एक नए वंश का उदय हुआ और वो था मौर्य साम्राज्य। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखेंगे कि मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कौन थी? ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन थी? तो वो पाटलिपुत्र थी। ठीक है, मगध में भी पाटलिपुत्र था, बाद में वैशाली आया था। ठीक, इसके बाद पाटलिपुत्र ही बना और मौर्य साम्राज्य की भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? तो वो था चाणक्य, विष्णुगुप्त। ठीक है, तो चाणक्य के बारे में तो सब कुछ जानता है। ठीक है, काफ़ी अर्थशास्त्र के प्रख्यात पंडित माने जाते थे। ठीक है, बुद्धिजीवी माने जाते थे चाणक्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? तो ये चाणक्य की सहायता से प्राप्त की। ठीक है, अब आता है अगला क्वेश्चन कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना 320 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, क्योंकि खानानंद नंद वंश का अंतिम शासक था, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया और उसी समय से 320 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर डाली। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना 320 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? ठीक है, यूनानी दूत जो मेगास्थनीज था वो किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही यूनानी दूत मेगास्थनीज आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी आया था। इस तरह ही पूछ सकता है कि किसके शासनकाल में यूनानी दूत मेगास्थनीज पाटलिपुत्र आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था। ठीक है, मेगास्थनीज आया था पाटलिपुत्र में, लेकिन कब आया था पाटलिपुत्र में? तो पाटलिपुत्र में 315 ईसा पूर्व में आया था। ये भी आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन में आएगा मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ या मेगास्थनीज पाटलिपुत्र में कब आया, तो आपको जाना होगा 315 ईसा पूर्व में। ठीक, 315 ईसा पूर्व पर टिक लगाना होगा। ठीक है, आपको ईसा पूर्व में जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, 315 ईसा पूर्व पे टिक लगाना होगा। याद रखना होगा मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र का आगमन हुआ था 315 ईसा पूर्व में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला जो शासक था वो था सेल्यूकस। ठीक है, सेल्यूकस ही था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को जो भेजा था। ठीक है, किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? ठीक है, किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये वही 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था दोस्तों, जब क्या हुआ था कि बौद्ध जो धर्म था, ठीक है, बौद्ध धर्म उस समय बौद्ध धर्म में दो
श्वेतांबर और दिगंबर विभाजित हुआ। जब 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था उस समय 300 ईसा पूर्व में मगध में, तो उस समय क्या हुआ कि भद्रबाहु अपने शिष्यों के लेकर कर्नाटक चले गए थे, ठीक है, कुछ शिष्यों को लेकर, ठीक है। तो अब बाकी जो अनुयायी थे बौद्ध धर्म के, स्थूलभद्र के साथ ही मगध में ही रुक गए। लेकिन फिर भद्रबाहु जब वापस लौटे 12 वर्षों के भीषण अकाल के बाद, तो उनके मगध में साधुओं से गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि जैन धर्म जो बौद्ध धर्म नहीं जैन धर्म, तो जैन धर्म जो है वो श्वेतांबर और दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बट गया था, ठीक है। तो ये काफ़ी रोचक तथ्य था, ठीक है। तो ये भी आ जाता है क्वेश्चन कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को क्या बोला गया, तो श्वेतांबर बोला गया। और जो स्थूलभद्र के शिष्य थे और भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो दिगंबर कहलाए, नग्न रहने वाले, ठीक है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये तो हो गया 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? अब बात आती है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, तो चाणक्य था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य ही था, ठीक है। चाणक्य अर्थात विष्णुगुप्त, ठीक है। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है, ठीक है। तो भारत का मुक्तिदाता किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है, तो यूनानियों से, ठीक है। यूनानियों का भी भारत में आधिपत्य था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों से स्वतंत्रता प्राप्त की और इसीलिए भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता बोला जाता है। यूनानियों को हटाने के बाद, अपनी राज सत्ता जमाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। यूनानियों को पूरी तरह से खदेड़ दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। हालांकि पूरे भारत में नहीं खदेड़ा था, कुछ जगहें था, लेकिन जो मगध की बात किया जाए तो मगध से तो ही समाप्त ही कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों का। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, ठीक है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि बीपीएससी 46वीं में पूछा जा चुका है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है दिव्य वधान अर्थशास्त्र इंडिका अशोक के शिलालेख। तो आपको ये इंडिका जो हो जाएगा, मेगास्थनीज जो पुस्तक लिखा था इंडिका, ठीक है। तो ये पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इसमें उपलब्ध है, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप बार बार देखिएगा, ठीक है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया था, ठीक है। राजवंश ने शासक किया, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने, ठीक है। तो कौन से राजवंश ने किया था, तो ये मौर्य वंश ने, क्योंकि आपको पता है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद था। और घनानंद के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। कब की थी, 315 ईसा पूर्व में किया था, ठीक है। आपको 315 बोल रहा हूँ। आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पे 320 ईसा पूर्व में स्थापना की थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहाँ थे हम लोग, यहाँ थे। तो नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था, तो मौर्य साम्राज्य ने। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था, मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम अभी मैंने आपको बताया इंडिका, ठीक है। तो मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम इंडिका था, ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, ठीक है। कालिदास, कौटिल्य, भवभूति, मिलिंद। तो अर्थशास्त्र के लेखक जो माने जाते हैं वो कौटिल्य को ही माना जाता है। वही कौटिल्य विष्णुगुप्त, ठीक है, विष्णुगुप्त और इनका और क्या नाम है, चाणक्य, ठीक है।
चाणक्य को ही विष्णुगुप्त बोला जाता है और चाणक्य को ही कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना होगा। कौटिल्य का अन्य नाम देखिए इसमें दे दिया है कि कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य एवं विष्णुगुप्त है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्रा के वृत्तांत में मिलती है, ठीक है, मिलता है, वृत्तांत में मिलता है, ठीक है। पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्रा के वृत्तांत में मिलता है, तो वो हो जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं मेगास्थनीज, ठीक है। तो मेगास्थनीज विदेशी यात्रा के वृत्तांत में मिलता है मेगास्थनीज के। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बिंदुसार बना था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। किस मौर्य साम्राज्य के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? तो पिंगलवत्स जो रहता था वो बिंदुसार के दरबार में ही रहता था। पिंगलवत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेगा और सचमुच में बना अशोक, जैसा कि आपको पता है। तो ये बिंदुसार के दरबार में ही भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था, ठीक है। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख मिलता है किस शिलालेख में? तो ये मिलता है शिलालेख 13 में, ठीक है। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख मिलता है शिलालेख 13 में, ठीक है। मैत्रीपूर्ण संबंध की बात किया जाए शिलालेख के द्वारा तो शिलालेख 13 में मिलता है, ये आपको याद रखना होगा। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था 383 ईसा पूर्व में, वो कालाशोक के शासनकाल में हुआ। और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था ये अशोक के शासनकाल में हुआ। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो कुंडलवन में हुआ था। तो उसका जो शासनकाल किसके शासनकाल में हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था 383 ईसा पूर्व। और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन माना जाता है 351 ईसा पूर्व, ठीक है। कहीं कहीं आपको 355 मिल जाएगा, तो 351 या 355, लेकिन बिहार के लिए स्पेशल बिहार के लिए 251 ही आपको याद रखना होगा, ठीक है। 251 तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन, ठीक है। और चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात किया जाए तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था, ठीक है। और स्थान था कुंडलवन, ठीक है। और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र या अश्वघोष घोष। और प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे सबाकामी, ठीक है। और मोगलीपुत्तीस जो थे अध्यक्ष तृतीय बौद्ध संगीति के। तो ये आपको याद रखना है, मैंने पिछले वीडियो में बनाया है तृतीय बौद्ध जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में, वहाँ विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी। कृपया करके आप प्लेलिस्ट में जाइए, BN अमित क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ आप देख सकते हैं बिहार एक परिचय बुक का स्पेशल, बिहार स्पेशल का ये जो है फाइल, उसमें आप मिल जाएगा आपको वीडियो विस्तृत जानकारी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। कृपया जरूर से जरूर उसको देखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? जैसा कि मैंने आपको बताया अभी तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। ये आपको याद रखना। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? मैंने अभी बताया आपको तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ? 251 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो अशोक ने प्राप्त की थी, ठीक है। अशोक ने मौर्य साम्राज्य ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, ठीक। अशोक जो मौर्य शासक था उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय
परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति की घोषणा की थी। ठीक है, तो किस युद्ध में भारी तबाही और जान माल की हानि को देखते हुए अशोक का हृदय अचानक परिवर्तन हो गया और उसने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति की घोषणा कर डाली? तो ये था कलिंग का युद्ध। ठीक है, कलिंग का युद्ध था दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोक का धर्म था, अशोक का धर्म क्या था? नैतिक आचार संहिता। ठीक है, नैतिक आचार संहिता अशोक का धर्म था। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? ठीक है, मौर्य साम्राज्य का उस जमाने का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? तो वो था कहाँ? पाटलिपुत्र में था। ठीक है दोस्तों, उस जमाने में आज दिल्ली के लिए लड़ाई होता है, बट उस जमाने में पाटलिपुत्र की लड़ाई हुआ करता था। बाद में फिर दिल्ली के लिए लड़ाई होने लगा। ठीक है, तो पाटलिपुत्र उस जमाने में भी फेमस था, हालांकि इस ज़माने में उतना फेमस नहीं है, बट इसका इतिहास गौरवशाली रहा है और उस ज़माने में बहुत फेमस हुआ करता था। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? तो पाटलिपुत्र में था। तो उस ज़माने में भारत जितने भी बिहार के मौर्य साम्राज्य, मगध साम्राज्य, जितने भी वंश साम्राज्य हैं, इसके लिए जाना जाता था भारत। ठीक है, अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? ठीक है, अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? तो वो था बोध गया। ठीक है, बोध गया के अंतर्गत बोध गया में ही अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत सबसे पहले यात्रा किया था। ठीक है, अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि बोध गया सर्वप्रथम अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत अशोक ने यात्रा किया था, लेकिन अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? तो ये 10वें वर्ष में की थी। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना होगा ये भी कि 10वें वर्ष में, अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में की थी। बोध गया की यात्रा किसने किया था? अशोक ने किया था अपने पहले धर्म यात्रा के अंतर्गत। ठीक है, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के जो स्तंभ लेख जो हैं बिहार के चंपारण जिले से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चंपारण जिले में ही उनका अशोक का बहुत सारा शिलालेख मिला हुआ है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के जो स्तंभ लेख है वो नहीं है। देखिए लौरिया अरेराज से मिला है अशोक का स्तंभ लेख, लौरिया नंदनगढ़ से मिला है, रामपुरवा से भी मिला है। ठीक है, लेकिन ये रूमनी देई यानी बिहार से नहीं मिला है। ठीक है, रूमनी देई बिहार से नहीं मिला है, रूमनी देई से ही मिला है बट बिहार से नहीं मिला है। ठीक है, रूमनी देई बिहार में शायद पड़ता नहीं है। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। ठीक है, रूमनी देई नहीं है। ठीक है, अशोक के ये सारे हैं, ये चंपारण में पड़ता है। ठीक है, लौरिया नंदनगढ़ रामपुरवा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्राची या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी। ठीक है, तो पूर्वी प्रदेश की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। ठीक है, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये जो इसकी जो राजधानी थी उसमें से प्राची या प्राची की प्रांत यानी पूर्वी प्रदेश की जो राजधानी थी उस समय पाटलिपुत्र ही थी। ठीक है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल है मुख्यतः किसका बना था? ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का? तो लकड़ी का बना था। ठीक है, लकड़ी उस जमाने में भी फेमस था, बड़े बड़े लकड़ियों का बना करता था मकान, महल। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद स्थित था। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद स्थित था वो कुम्हरार पटना में।